हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा सेमेस्टर 6 चल रहा है और सेमेस्टर 6 की हम लोग एजुकेशन की जो बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है मीडिया इन एजुकेशन। इसकी हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन में 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कशन हो रहा था हमारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मैं आपको ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ, बल्कि मैं विद आंसर आपको बता रही हूँ। सारे ही क्वेश्चन के आंसर आप किस तरह से लिख सकते हैं और ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे ही रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं जो लिए गए हैं। चलिए फिर आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मोर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो आप देख पाएँ और अपना सिलेबस और अपनी जो स्टडी है वो अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा विवरण दे कि अखबार कैसे शुरू हुए और जानकारी के इतने महत्वपूर्ण साधन बने। यानी आपको बताना है कि अखबारों की शुरुआत कैसे हुई और ये जानकारी के एक महत्वपूर्ण स्रोत कैसे बन गए। चलिए देखते हैं। अखबार सूचना और ज्ञान का प्रमुख स्रोत रहे हैं और आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इसके महत्व को समझने के लिए हमें उनके विकास, कार्यप्रणाली और प्रभावों पर विस्तृत दृष्टि डालनी होगी। अखबार कैसे एक महत्वपूर्ण जानकारी के साधन बने, इसके निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार की चर्चा की गई है। यानी देखिए, जो अखबार हैं वो एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माने जा सकते हैं और इनकी जो प्रासंगिकता है वो शुरू से ही देखी जा सकती है। और हम किस तरह से कह सकते हैं कि अखबार एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम कुछ बिंदुओं को देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे ऐतिहासिक विकास। किस तरह से अखबारों का ऐतिहासिक विकास हुआ। अखबारों का इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। भारत में सबसे पहले अखबार 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। यानी अखबार जो हैं वो बहुत पुराने हैं और जो सबसे पहला अखबार वो 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ था और उसका नाम था बंगाल गजट। प्रारंभ में अखबारों की लागत बहुत अधिक थी, लेकिन 1930 तक विज्ञान और तकनीकी के विकास ने छपाई की तकनीकों में सुधार किया, जिससे अखबारों की लागत में एक कमी आई और वह अब अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब सूचना के स्रोत बन गए। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं शुरुआत में तो जो न्यूज़पेपर थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, उनकी लागत बहुत ज़्यादा महंगी थी। लेकिन 1830 तक आते आते जो विज्ञान थे, तकनीक थी, उसमें विकास हुआ और अब जो लागत थी वो बहुत कम हो गई और वो सभी लोगों तक पहुँचे जाने लगे। अखबारों को मुख्य कार्य सूचना प्रदान करना है। वह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं। यानी अखबार जो हैं वो मुख्य रूप से सूचना देते हैं, चाहे वो स्थानीय हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को बताते हैं। समाचार पत्रों में विभिन्न विषय जैसे राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, तकनीकों पर विस्तृत समाचार और लेख होते हैं। यानी न्यूज़पेपर में हमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, तकनीक, इन सभी के बारे में पता चलता है। यह जानकारी पाठकों को नवीनवर्तनों से अवगत कराती है, यानी नई नई घटनाओं के बारे में बताती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, साक्षरता और शिक्षा का प्रसार। अखबारों ने शिक्षा और साक्षरता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह पाठकों को नवीनतम ज्ञान और जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे लोगों को पढ़ने की आदत विकसित होती है और वह अपने विचारों को व्यापक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यानी जो अखबार हैं वो उन्होंने जो पढ़ने की कला है, जो पढ़ने का विकास है, उसको बढ़ावा दिया है, क्योंकि जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हमें एक हैबिट हो जाती है पढ़ने की। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सार्वजनिक विचारों का निर्माण। किस तरह से अखबार जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांप्रदायिक और खेलों के माध्यम से वह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार प्रस्तुत करते हैं। यह विचार पाठकों को
सोचने और चर्चा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे समाज में एक जागरूक नागरिक वर्ग का निर्माण होता है। अखबारों की यह भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वह सरकार और नागरिकों के बीच पुल का काम करते हैं। यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं वो सभी लोगों को सोचने पर विमर्श करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर सोचने में विमर्श करते हैं, और ये एक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक पुल की तरह कार्य करते हैं सरकार और जनता के बीच। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सूचना की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता। अखबारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी सूचना की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता होती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले खबरों को संपादकीय टीम द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसके कारण पाठकों को सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। यह अखबारों को अन्य सूचना माध्यमों से अलग और अधिक भरोसेमंद बनाती है। यानी हम ये कह सकते हैं, जो अखबारों में सूचना बनी होती है, सूचना छपी होती है, उस पर जो संपादक वाले होते हैं, यानी जो छापने वाले होते हैं, वो पूरी टीम एक बार शोध करती है, एक बार उसको पढ़ती है कि हाँ वो चीज़ सही है या गलत है, फिर उसे अखबार में छापा जाता है। इसीलिए ये और सूचना के माध्यमों में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है कि हाँ लोग इस पर भरोसा कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है अर्थव्यवस्था और व्यापार की जानकारी। अब किस तरह से अर्थव्यवस्था और व्यापार की जानकारी मिलती है, इसको देख लेते हैं। अखबार व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। वह बाजार स्थितियां, स्टॉक मार्केट, नई नीतियों और आर्थिक परिवर्तनों के बारे में सूचित करते हैं। व्यापार, निवेश और उद्योगपति इस जानकारी का उपयोग करके व्यवसायिक निर्णयों में करते हैं। यानी देखिए, जो अखबार वगैरह होते हैं वो हमें आर्थिक और जो व्यापार और जो हमारे स्टॉक मार्केट है, इन सभी, और स्टॉक मार्केट की जो नई नई नीति हैं, आर्थिक परिवर्तन है, इन सभी के बारे में बताते हैं। और जो एक व्यापारी होता है वो इन सभी का यूज़ करके अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं मनोरंजन और सांस्कृतिक योगदान। किस तरह से, चलिए देखते हैं। अखबार केवल समाचार का स्रोत नहीं है, बल्कि यह मनोरंजन और सांस्कृतिक सामग्री भी प्रदान करते हैं। कॉमिक स्ट्रिप्स, क्रॉसवर्ड पंजिलिस, राशिफल, फिल्म समीक्षा और कहानियां पाठकों को मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। यानी जो हम कह सकते हैं अखबार जो है वो सिर्फ सूचना देने का ही कार्य नहीं करते, वो हमें मनोरंजित करने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें 8 पॉइंट लिख सकते हैं। आलोचनात्मक सोच और जागरूकता। अखबारों में प्रकाशित विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों के माध्यम से पाठकों को आलोचनात्मक सोच और जागरूकता का विकास होता है। वह विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और अपने दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं। यह समाज में एक स्वस्थ संवाद और बहस का वातावरण बनाते हैं। यानी आलोचनात्मक और जो जागरूकता होती है उसको बढ़ाने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी सूचना को पढ़ता है तो उस पर आलोचनात्मक व्यवहार दिखाता है, उसके बारे में उसको जानने की कोशिश करता है, उस पर टिप्पणी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक जागरूकता। अखबार राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकारी नीति, चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देते हैं। इससे नागरिकों को अपनी राजनीतिक सोच विकसित करने और मतदान के समय सही निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे कि आप सभी को पता है, जब मतदान का टाइम आता है तो अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स वगैरह में सभी में पार्टियों के बारे में बताया जाता है, सरकार के बारे में बताया जाता है, ताकि जो मतदाता होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सही सरकार को चुन सकें। जैसे कि हमारे यहाँ कल ही इलेक्शन होने वाले हैं, तो सारे न्यूज़पेपर वगैरह सभी में पार्टियों के बारे में, जो हमारे नेता हैं उनके बारे में छापा जा रहा है कि जो हम अब नया नेता चुने वो सही नेता चुन पाएँ। क्या आपके इलाके में भी वोट हो रही हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल मीडिया और डिजिटल युग में अखबार। आज के डिजिटल युग में भी अखबारों की प्रासंगिकता बनी हुई है। कई समाचार पत्रों ने डिजिटल संस्करण प्रकाशित करना शुरू कर दिया है, जिससे वह व्यापक दर्शकों तक पहुंच सके। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अखबारों की खबरें तेज़ी से फैलती हैं और अधिक लोगों तक पहुंचती हैं। यानी जैसे जैसे हम लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, उसी तरीके से जो अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, उन्होंने भी अपने आप को डिजिटल करना शुरू कर दिया और अब डिजिटल रूप में भी अखबार पढ़े जाते हैं और लोगों तक सूचना देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। आप इसके निष्कर्ष में किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। अखबारों का महत्व समय के साथ बढ़ता गया और वह सूचना, शिक्षा और जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण साधन बने हैं। उनकी प्रामाणिकता, व्यापक कवरेज और विचार विमर्श की क्षमता ने उन्हें समाज में
अभिन्न अंग बना दिया है। डिजिटल युग में भी उनकी प्रासंगिकता और भूमिका बनी हुई है, जिससे वह आज भी सूचना का एक प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं समय के साथ साथ जो अखबारों की प्रामाणिकता है, अखबार जो हैं वो और ज़्यादा विकसित हुए हैं, और आज भी चाहे वो डिजिटल रूप में हो या फिर नॉर्मल यानी ऑफलाइन रूप में हो, उनकी जो प्रामाणिकता है, उन पे जो भरोसा है, वो आज भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार अखबारों ने न केवल सूचना का प्रसार किया बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ सूचना देते हैं, नहीं, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भी अन्य मुद्दों पर हमारी विचारों को बनाते हैं। वह आज भी एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में कार्यरत हैं और उनकी भूमिका समय के साथ भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। यानी वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और समय के साथ साथ ऐसा नहीं है उनकी वैल्यू कम होती जा रही है, नहीं, वो समय के साथ और ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पहले क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ मैं, उसके बाद में हम आंसर डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो है, छपी हुई खबरों और टेलीविज़न की खबरों में अंतर का आलोचनात्मक विवरण दें। यानी छपी हुई खबरें और जो टेलीविज़न की खबरें होती हैं उन पर हमें आलोचनात्मक विवरण देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, शिक्षा में समाचार की विषय वस्तु को उपयोग में लाने के क्या फ़ायदे हैं। यानी शिक्षा में जो हम समाचारों की विषय वस्तु न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उसका क्या उपयोग है, क्यों पूछे जाते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीडिया साक्षरता क्या होती है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। यानी मीडिया साक्षरता क्या होती है और इसमें क्या क्या शामिल होता है, इस बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। एंड फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछ रहा है, लोकतंत्र के लिए जाली खबरें एक गंभीर चुनौती है, चर्चा कीजिए। यानी लोकतंत्र के अंदर जो जाली खबरें होती हैं, जो झूठ खबरें होती हैं, वो एक चुनौती है, किस तरह से, इस पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा था, छपी हुई खबरें और टेलीविज़न की खबरों में क्या अंतर होता है। यानी आलोचनात्मक विवरण करना था हमें। छपी हुई खबरें और टेलीविज़न खबरें जनसंचार के दो महत्वपूर्ण साधन हैं। यानी ये दोनों ही महत्वपूर्ण साधन हैं जनसंचार के लिए, जो सूचना प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि दोनों के उद्देश्यों और कार्यप्रणालियों में कई समानताएं हैं, लेकिन इन प्रस्तुतिकरण, प्रभाव और उपयोग के तरीकों में महत्वपूर्ण अंतर है। यानी ये दोनों हम कह सकते हैं समान है, लेकिन इनके प्रस्तुत करने के और इनके बताने के तरीके में दोनों के में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस विवरण में हम इन दोनों माध्यमों के बीच विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे और उनकी विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। चलिए फिर इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रस्तुतिकरण और माध्यम, इसके अंतर्गत देख लेते हैं छपी हुई खबरों को। पहले माध्यम जो होती है, छपी हुई खबरें अखबार, पत्रिका और अन्य मौद्रिक सामग्री के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। यह पाठक सामग्री होती हैं जिसे पाठक अपने समय और सुविधा के अनुसार पढ़ सकता है। यानी ये जो होती हैं ये मौद्रिक यानी छपी हुई होती हैं, जैसे कि अखबार, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं हो गई, और जो पढ़ने वाला है ये अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें कभी भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विस्तार और गहराई। छपी हुई खबरें विस्तार में अधिक होती हैं और विषय की गहराई में जाने की क्षमता रखती हैं। इससे आंकड़ों, साक्षात्कारों और विश्लेषणों के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाती है। यानी जो छपी हुई खबरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तार से दिखाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं स्थापत्य। चलिए स्थापत्य को देख लेते हैं। मौद्रिक सामग्री स्थापत्य होती है जिसके बार बार संदर्भ के लिए उपयोगी किया जा सकता है। यह संग्रहणीय भी होती हैं और अध्ययन के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में काम करती हैं। यानी ये जो है ये हमारे लंबे टाइम तक रहती है और अध्ययन के लिए एक सामग्री के रूप में भी कार्य करती हैं। अब हम टेलीविज़न की खबरों को देख लेते हैं। माध्यम, टेलीविज़न खबरें दृश्य और श्रवण माध्यम में प्रस्तुत की जाती हैं। यह लाइव प्रसारण, समाचार बुलेटिन और विशेष रिपोर्टिंग के रूप में होती है। यानी जो हमारी टेलीविज़न की खबरें होती हैं वो देखने और सुनने के लिए होती है, और इसमें हम समाचारों का लाइव प्रसारण और समाचारों की ये जो हमारी रिपोर्टिंग वगैरह होती है वो सब देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं गतिशीलता और तत्कालिकता। टेलीविज़न खबरें तत्कालिक होती हैं परंतु प्रभाव डालने की क्षमता रखती हैं। ये खबरें तुरंत और ताज़गी से भरी होती हैं जो दर्शकों को नवीनतम घटनाओं की जानकारी देते हैं। यानी देखिए अखबार को बनने में टाइम लगता है, अगर आज की खबरें है तो वो आपको कल न्यूज़पेपर में दिखेगी, पर टेलीविज़न में ऐसा कुछ नहीं होता, हैंड टू हैंड खबरें दिखाई जाती हैं। यानी आपको लाइव भी प्रसारण दिखाया जाता है, जिसकी वजह से जो देखने वाले हैं, जो सूचना ग्रहण कर रहे हैं, उनका मनोरंजन होता है, उनकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं
विजुअल इफेक्ट टेलीविजन खबरें दृश्य माध्यमों का उपयोग करती हैं जो दर्शकों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। दृश्य और ध्वनि का संयोजन समाचार की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, यानी विजुअल इफेक्ट का यूज़ करते हैं, नई नई इफेक्ट का यूज़ करते हैं। आपने न्यूज़ चैनल्स के पीछे ये आवाज़ सुनी होगी, टू ऐसे इस टाइप से बजती है, मैं सही से नहीं निकाल पा रही हूँ, आई नो, पर इस टाइप से वो बजती है। तो वो क्या है, वो एक साथ लोगों का जो फोकस होता है उसको खींचने का कार्य करती है, यानी लोग उस पर एक साथ फोकस करने लग जाते हैं और उसे ध्यान से सुनते हैं। तो इसीलिए ये जो है विजुअल इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं प्रभाव और उपयोगिता के आधार पर छपी हुई खबरों को। पहले पाठकों का प्रोफाइल। छपी हुई खबरें उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी होती हैं जो जानकारी को गहराई से पढ़ना और विश्लेषण करना पसंद करते हैं। यह शोधकर्ता, छात्रों और गंभीर पाठकों के लिए उपयोगी माध्यम है, यानी जो पाठकों यानी जो अखबार होते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, जो गहराई से चीज़ों को जानते हैं या फिर किसी चीज़ पर शोध कर रहे होते हैं या फिर स्टूडेंट वगैरह होते हैं, ताकि उन्हें गहराई से सारी चीज़ें पता चल सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सूचना की स्थापत्य। छपी हुई खबरें स्थायी होती हैं और इन्हें बाद में भी पढ़ा जा सकता है। यह समग्रहीन होती हैं और भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी होती हैं, यानी ये जो होती हैं ये स्थायी रूप से होती हैं। ऐसा नहीं है आज है तो कल इन्हें मिटा दिया जाएगा या इन्हें खत्म कर दिया जाएगा, तो ये स्थायी रूप से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संवेदनशीलता और निष्पक्षता। मौद्रिक समाचारों में संपादकीय नियंत्रण अधिक होता है, जिससे उसका संवेदनशीलता और निष्पक्षता बनाए रखना संभव होता है, यानी इनमें हम संवेदनशीलता और निष्पक्षता को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टेलीविज़न की खबरों को देख लेते हैं। टेलीविज़न की खबरें दर्शकों का प्रोफाइल। टेलीविज़न खबरें व्यापक जनसमूह को लक्षित करती हैं। यह विभिन्न आयु, शिक्षा और पृष्ठभूमि के लोगों तक पहुंचती हैं, यानी जो टेलीविज़न की खबरें होती हैं वो विभिन्न आयु के लोगों के लिए, छात्रों के लिए, यानी शिक्षा के लिए और पृष्ठभूमि के लिए उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तत्कालिकता और गति। टेलीविज़न खबरें तत्कालिकता होती हैं और तेज़ी से सूचना प्रस्तुत करती हैं। यह आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक घटनाएं आदि। यानी देखिए जो तत्कालीनता होती है इनमें ज़्यादा होती है। ये एक साथ ही जो हमारे समाज में हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे देती हैं कि हाँ हो रहा है, और जो हमारा ऐसा आपातकाल वगैरह होता है उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ आपको प्राकृतिक आपदा वगैरह देखी जा सकती है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ का एग्जांपल लें तो आप लोग कोविड-19 को देख सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पे सब बंद था, अखबारों तक का आना बंद था, लेकिन जो टेलीविज़न के माध्यम से हम सारी सूचना देख रहे थे। जो आपातकाल की स्थिति होती है या ऐसी स्थिति होती है जब लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, तो वहाँ टेलीविज़न महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मनोरंजन और सूचना का मिश्रण। टेलीविज़न खबरें अक्सर मनोरंजन और सूचना का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं, जिससे दर्शकों का ध्यान बना रहना आसान होता है। यह कभी कभी समाचारों की गहनता को प्रभावित कर सकते हैं, यानी देखिए टेलीविज़न जो होते हैं वो समाचार के साथ साथ मनोरंजन का भी कार्य करते हैं, ताकि जो पाठक हैं, जो देखने वाले हैं, उनका मनोरंजन भी होता रहे और वो देखते भी रहें। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट आधार पर देखते हैं विश्वसनीयता और पारदर्शिता के आधार पर। छपी हुई खबरों को देख लेते हैं। पहले सांप्रदायिक प्रक्रिया। छपी हुई खबरों में सांप्रदायिक प्रक्रिया विस्तृत होती है। विभिन्न स्तरों पर लेखों की जांच और सुविधा होती है, जिससे अखबारों की विश्वसनीयता होती है, यानी इन पे हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा नहीं है सिर्फ उठाया और दिखा दिया, नहीं, इनके ऊपर पहले शोध होता है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसके ऊपर विवाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं दस्तावेज और प्रमाण। मौद्रिक समाचारों में दस्तावेजों और प्रमाणों संदर्भ दिया जाता है, वो जो पाठकों को जानकारी की सत्यता और मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, यानी हमें जानकारी कहाँ से ली गई है इसके बारे में भी बताया जाता है, ताकि जो हमें यानी जो पाठक हैं वो उस पर आसानी से विश्वास कर सकें। अब हम देखेंगे टेलीविज़न की खबरों को। इसमें त्वरित प्रसारण। टेलीविज़न खबरों में तत्कालिकता अधिक होती है, जिससे कभी कभी सूचना की सत्यता की जांच करने का समय नहीं होता। यह गलत सूचना के प्रसार का भी कारण बन सकता है, यानी इसमें त्वरित प्रसारण होता है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और कभी कभी तो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो लोग ये देख लें कि ये सूचना सही भी है या गलत भी है, और वो कभी कभी गलत भी दिखा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं दृश्य सामग्री की प्रभावशालीता। दृश्य सामग्री दृश्य पर अधिक प्रभाव डालती है, जिससे समाचार की विश्वसनीयता का आकलन करना कठिन हो जाता है। कभी कभी दृश्य और ध्वनि का
संयोजन तथ्यात्मकता को प्रभावित कर सकता है। यानी कभी कभी जो दृश्य और ध्वनि है वो सच्चाई पर भी प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट आधार पर देखेंगे, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में देखेंगे कि इन दोनों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव किस तरह से होता है। पहले छपी हुई खबरों को देख लेते हैं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, छपी हुई खबरें सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को बेहतर समझने में मदद करती हैं। ये स्थानीय मुद्दों पर गहराई से प्रकाश डालती हैं और समाज की विविधता को स्वीकार करती हैं। यानी जो हमारी छपी हुई खबरें होती हैं वो सांस्कृतिक और समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं और जो हमारे मुद्दे होते हैं उनको गहराई से समझने और गहराई से बताने का प्रयास करती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा और ज्ञान का स्रोत। छपी हुई खबरें शिक्षा और ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये विभिन्न विषयों पर विस्तृत और शोधपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम टेलीविजन की खबरों को देखते हैं। टेलीविजन की खबरों में आप पहला लिख सकते हैं सामाजिक जागरूकता। टेलीविजन खबरें सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सामाजिक मुद्दों को व्यापक जनसमूह तक पहुंचाते हैं और तत्काल प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। यानी जो टेलीविज़न की खबरें होती हैं वो जागरूकता फैलाने में और हैंड टू हैंड खबरें फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संवेदनशीलता और नाटकीयता। टेलीविज़न खबरें अक्सर संवेदनशीलता मुद्दों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करते हैं जो समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह कभी कभी समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें बढ़ावा देने का कारण बन सकता है। यानी देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो हमारी ही संवेदनशीलता वाले मुद्दे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नाटकीय रूप में दिखा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सिचुएशन को हैंडल करने की बजाय और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। कभी कभी ये भी देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप इसके निष्कर्ष को किस तरह से लिख सकते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। छपी हुई खबरें और टेलीविज़न खबरें दोनों ही जनसंचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। जैसा कि आप ये सब ऊपर देख सकते हैं, जिसकी अपनी अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं। छपी हुई खबरें गहराई, विस्तार और स्थापत्य में श्रेष्ठ होती हैं, जबकि टेलीविज़न खबरें तत्कालिकता, दृश्य प्रभाव और व्यापक पहुँच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दोनों माध्यमों का समन्वित उपयोग समाज में जानकारी के प्रसार और जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। छपी हुई खबरें जहां स्थापत्य और गहराई प्रदान करती हैं, वहीं टेलीविज़न खबरें तत्कालीन और दृश्य प्रवाह के माध्यम से तेज़ी से सूचना प्रसारित करती हैं। यानी जो छपी हुई खबरें होती हैं वो हमें गहराई से चीज़ें बताती हैं, लेकिन जो हमारी टेलीविज़न की खबरें होती हैं वो तुरंत हमें यानी जल्दी से हमें खबरें बताने का कार्य करती हैं। दोनों की विशेषताओं का समन्वित उपयोग जनसंचार के क्षेत्र में संतुलित और प्रभावी जानकारी प्रसारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी दोनों ही हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है जानकारी को प्रदान करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो पूछ रहा था शिक्षा में जो समाचारों की विषय वस्तु होती है उसके लिए क्यों उपयोगी है, यानी हम क्यों शिक्षा में समाचारों की विषय वस्तु को देखते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। समाचारों की विषय वस्तु को शिक्षा में उपयोगी करने के लिए अनेक फायदे हैं। यह छात्रों को न केवल अकादमिक ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन के मुद्दों, घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी देती है। यानी अगर हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, करंट की चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें अकादमिक ज्ञान तो मिलता ही है, साथ में जो हमारे वास्तविक ज्ञान है वो भी मिलता है, क्योंकि बच्चों को पता चल पाता है रियल लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि जो हमारी बुक्स की लाइफ होती है और समाज की लाइफ होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले की लाइफ ऐसी नहीं थी पर अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हमें जीवन के इस तरह से जोड़ने का भी कार्य करता है, उसके बारे में बताने का कार्य करता है, ताकि जो छात्र है वो अपनी अकादमिक के साथ साथ जो सामाजिक जीवन है उसमें भी अच्छे प्रदर्शन कर सके। समाचारों का उपयोग शिक्षा में छात्रों की सामग्री विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित लाभ है, यानी जो हमारी शिक्षा है उसमें समाचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें समाचारों के बारे में पूछा जाता है, करंट अफेयर के बारे में पूछा जाता है। आपने IAS, IPS इन सभी पोस्टों के बारे में सुना होगा, वहाँ हमेशा करंट अफेयर की जो मांग होती है वो हाई रहती है, क्योंकि उन्हें समाज के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शिक्षा में समाचारों को पढ़ाना। ठीक है, अब हम इसके कुछ लाभ देख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं
अत्यधिक जानकारी प्राप्त करना। समाचार पत्र और अन्य संचार माध्यम छात्रों को नवीनतम घटनाओं और प्रगति के बारे में अत्यधिक जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को वर्तमान समय की घटनाओं और विकास की जानकारी होती है, जो उनके समन्वय ज्ञान और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी ये जो है ये हमारे प्रेजेंट की जो खबरें होती हैं उनको बताता है, किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, इन घटनाओं से उभर सकते हैं। इस सोच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए ये क्वेश्चन इतना इजी है, इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं अपनी डेली लाइफ के कंटेंट के साथ, क्योंकि आप कोई छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाए। आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बहुत अच्छे होते हैं और उनके अंदर इतनी बुद्धि होती है कि वो अपने क्वेश्चन को आराम से बनाकर लिख सके। और जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट सभी बहुत अच्छे हैं, ये बात मैं भी जानती हूँ, क्योंकि उनके जो कमेंट्स होते हैं वो मैं सारे पढ़ती हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। अब आप भी क्या इनमें से कुछ पॉइंट खुद बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं विचारधारा का विकास किस तरह से, चलिए देखते हैं। समाचार पढ़ने से छात्रों के विभिन्न विषयों पर अपनी राय बनाने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। यह उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और अपने विचारों को सटीक रूप से अभिव्यक्त करने में मदद करती है। यानी ये जो है ये व्यक्तियों को, ये छात्रों को अपनी दृश्य को प्रस्तुत करने में मदद करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भाषा कौशल का सुधार किस तरह से, चलिए देखते हैं। समाचार पत्र पढ़ने से छात्रों की भाषा कौशल में सुधार होता है। यह उनकी शब्दावली, व्याकरण और लेख शैली को बेहतर बनाते हैं। समाचार लेखन का स्वरूप छात्रों को संक्षेप में और प्रभावी रूप से लिखने की कला सिखाता है। यानी जो समाचार पत्र होते हैं वो किसी भी छात्र को अच्छी भाषा सिखाते हैं कि किस तरह से भाषा का यूज़ करना चाहिए, शब्दकोश बताते हैं यानी नए नए वर्ड सिखाते हैं, और व्याकरण किस तरह से किसी भी चीज़ का व्याकरण किया जा सकता है, और लिखने की जो शैली होती है उस पर भी प्रकाशित करते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाता है कि किस तरह से लिखा जाता है, इस बार पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता। समाचार पत्र समाज में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं, सामाजिक मुद्दों और नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, जिससे छात्रों को सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास होता है, यह जो उन्हें एक जिम्मेदारी नागरिक बनने में मदद करता है। यानी ये जो समाज में महत्वपूर्ण घटना हो रही होती हैं उनके बारे में बताता है छात्रों को, जिससे वो समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सके, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास। समाचार पढ़ने से छात्रों में विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच का विकास होता है, जो घटनाओं और सूचनाओं का विश्लेषण करने और उन्हें पीछे के कारणों को समझने और उनके प्रभावों को मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। यानी ये जो है ये हमें आलोचनात्मक सोच को बढ़ाती है, और किस तरह से हम पीछे के मुद्दों को समझ सकते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इस बात पर हमें सोचने में विमर्श करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं मूल्य और नैतिकता का विकास। समाचार माध्यम छात्रों को विभिन्न नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार करने और उनके प्रति संवेदनशील बनाने में मदद करती है। यह उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करने में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यानी जो मूल्य और नैतिकता है उसको बढ़ाने का कार्य भी करते हैं न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं आप अभिव्यक्ति कौशल में सुधार। समाचार पत्र और समाचार माध्यमों के अध्ययन से छात्रों को प्रभावी संचार कौशल का विकास होता है। वह अपने विचारों को स्पष्ट और संगठित रूप से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, जो उनकी शैक्षिक और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी देखिए जो व्यक्ति होते हैं या ये कहें छात्र जो होते हैं वो अपनी जो संचार कौशल है उसको विकसित कर पाते हैं, तो उसकी वजह से वो अपने व्यक्तिगत जीवन में और जो उनका पेशेवर जीवन होता है यानी उनकी जॉब वगैरह होती है वहाँ पर भी वो अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है किस तरह से अपनी बात को रखा जाना है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक दृष्टिकोणों का विकास। समाचार माध्यम छात्रों को वैश्विक मुद्दों और घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे उनकी दृष्टिकोण व्यापक होता है और वह विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं और समाज के बारे में जान पाते हैं। यह उन्हें एक वैश्विक नागरिक बनने में मदद करता है। यानी जो समाचार होते हैं वो हमें वैश्विक स्तर के जो मुद्दे होते हैं, जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी बताता है और छात्रों को उनसे अवगत कराता है, उनके बारे में जागरूकता देता है, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुचारू रूप से प्रस्तुत रहते हैं।
यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में भी वो जागरूक रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण। समाचार पत्र पढ़ने से छात्रों को समय प्रबंधन और प्राथमिकता निर्धारण के कौशल में सुधार होता है। यह वह महत्वपूर्ण समाचारों और सूचनाओं को प्राथमिकता देने और अपने अध्ययनों के समय का सही उपयोग करने में सक्षम बनाती है। यानी ये जो है ये छात्रों को अपने समय का सही उपयोग करने और जो उनकी प्राथमिकता है और जो उनके जीवन है उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट नंबर 10 लिख सकते हैं, प्रेरणा और मार्गदर्शन। समाचार माध्यम छात्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वह सफल लोगों की कहानियां, उपलब्धताओं और संघर्षों के बारे में पढ़कर प्रेरित होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वो छात्रों को मार्गदर्शन और मोटिवेट करने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि कभी कभी न्यूज़पेपर में जो सफल लोग हैं उनकी कहानियाँ, उनकी उपलब्धियाँ, उनके संघर्ष के बारे में बताया जाता है, जिससे कोई भी छात्र मोटिवेट होकर अपने लक्ष्य की ओर और ज़्यादा कदम बढ़ाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके निष्कर्ष को किस तरह से लिखा जाएगा। कक्षा में समाचारों की विषय वस्तु का उपयोग छात्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल उन्हें अद्वितीय जानकारी और ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें विचारधारा, भाषा कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, नैतिकता और वैश्विक दृष्टिकोण को भी विकास करता है। यानी जो छात्रों के जीवन में समाचार है वो सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाने का ही कार्य नहीं करता, उनके ज्ञान को बढ़ाने का ही कार्य नहीं करता, बल्कि उनकी जो भाषा कौशल होता है, विश्लेषणात्मक क्षमता होती है, नैतिकता होती है, विशेष दृष्टिकोण होता है, इन सभी का विकास करने, इन सभी को अच्छा करने में समाचार पत्रों की भूमिका होती है। समाचार माध्यम छात्रों को एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने में मदद करते हैं, जो समाचार और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। इसीलिए कक्षा में समाचारों की विषय वस्तु को नियमित रूप से शामिल करना आवश्यक है, ताकि छात्रों को समग्र प्रासंगिकता कक्षा मिल सके। यानी देखिए, छात्रों को इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके, उन्हें पता चल सके उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं देश के लिए, अपने परिवार के लिए, वो उन सभी को समझ सके। इसलिए ही उन्हें न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ाई जाती हैं और इसीलिए जो करंट अफेयर वगैरह हैं और जो जॉब वगैरह हैं उनमें भी इनकी मांग होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट जॉब में जीएस और जीके की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो इसीलिए होती है ताकि जो एक छात्र है वो समाज के बारे में जान सके, समाज से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर अपनी राय को प्रस्तुत कर सके। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो है हमारा मीडिया साक्षरता क्या होती है, इसमें क्या क्या शामिल है। यानी हमें बताना है कि मीडिया साक्षरता होती क्या है और इसमें क्या क्या शामिल होता है, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए हम देख लेते हैं पहले मीडिया साक्षरता कि मीडिया साक्षरता होता क्या है। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो वो आज के मीडिया युग में आवश्यक हो गया है। यह कौशल लोगों के वो मीडिया के विभिन्न रूपों को समझने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करता है। मीडिया साक्षरता के निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। देखिए, मीडिया साक्षरता का मतलब ये है कि मीडिया को समझना, मीडिया किस तरह से कार्य करती है उस बात पर समझना, उसके वो विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना, उसकी प्रतिक्रिया करना, यानी उसकी किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देना ही मीडिया साक्षरता कहलाती है। अब इसके कुछ तत्व शामिल हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा समझना, यानी जो मीडिया है वो क्या कर रही है, जो हमारे समाचार पत्र हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इसको समझना, ये किस तरह से कार्य करती हैं इस बारे में समझना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं विश्लेषण करना, यानी मीडिया सामग्री का गहन विश्लेषण करना और उनको समझने की कोशिश करना कि उसमें क्या कहा गया और उनके पीछे का क्या मुद्दा है, इस बात पर चर्चा करना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मूल्यांकन करना, मीडिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना, यानी जो मीडिया है वो सही कर रही है या नहीं कर रही है उसका मूल्यांकन करना। इसमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सी सामग्री सटीक और निष्पक्ष है और कौन सी भ्रामक है। यानी हम ये मूल्यांकन में लिख सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कौन सी जानकारी सटीक और सही है और कौन सी भ्रामिकता यानी झूठ है, जो हमें भ्रम में डाल रही है, कौन सी ऐसी जानकारी
चाहिए, तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रतिक्रिया देना, मीडिया के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता जिसमें आलोचनात्मक सोच और अपनी राय व्यक्त करने की क्षमता है। यानी मीडिया के प्रति आलोचनात्मक प्रक्रिया और आलोचनात्मक सोच को देना कि हम लोग क्या सोचते हैं किसी भी सूचना के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर, ये सभी दिखाना प्रतिक्रिया देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 5 जिसमें लिखा है सृजन करना। सृजन करना किस तरह से? मीडिया सामग्री का सृजन करना जिसमें ब्लॉग, मीडिया पोस्ट आदि बनाना शामिल है। यानी मीडिया के बारे में सृजन करना, ब्लॉगिंग करना, मीडिया पोस्ट करना, ये सभी इसमें शामिल होता है, जैसे कि हमारा चैनल भी करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, पोस्ट बनाते हैं। जैसे हमारे आप यूट्यूब चैनल की पोस्ट वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मीडिया साक्षरता के घटक। अब हम देखेंगे मीडिया साक्षरता के क्या क्या घटक होते हैं। ठीक है, पहला आप लिख सकते हैं ज्ञान। मीडिया के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी होना जिसमें यह जानना शामिल है कि मीडिया सामग्री कैसे तैयार की जाती है और इसके निर्माण में कौन कौन से कारक शामिल हैं। यानी मीडिया जो न्यूज़ बनाती है उसके बारे में जानकारी होना कि किस तरह से बनाती है और उसमें कौन कौन से सामग्री, किस तरह से उसको तैयार किया जाता है और कौन कौन सी सामग्री को यूज़ किया जाता है, ताकि लोग गलत और सही में फ़र्क पहचान सके। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आलोचनात्मक सोच। मीडिया सामग्री का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की क्षमता ताकि सच्चाई और भ्रामकता के बीच अंतर किया जा सके। यानी सच और झूठ के बीच जो अंतर है उसको पहचाना जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं तकनीकी कौशल। मीडिया के विभिन्न उपकरणों और प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना आना में कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर आदि का ज्ञान शामिल है। यानी मीडिया के जितने भी टूल्स होते हैं उनका यूज़ करना आना चाहिए, जिसमें हमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन और सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक जागरूकता। समाज में मीडिया के प्रभाव को समझना और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव को प्रति जागरूक होना। यानी जो सामाजिक जागरूकता है उसको प्रभावित करना और जो हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरूकता है उसको लेकर जागरूक रहना। ऐसा नहीं है कोई भी चैनल कुछ भी बोल रहा है और आप उस पर यकीन कर, नहीं, आपको भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए ताकि कोई भी आपका बेवकूफ़ ना बना पाए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीडिया साक्षरता के लाभ। अब हम देखेंगे मीडिया साक्षरता के क्या क्या लाभ होते हैं। पहला आप लिख सकते हैं सुधार की क्षमता। मीडिया साक्षरता व्यक्ति मीडिया को सामग्री को समझने और उसके प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होती है। वह गलत जानकारी को पहचान सकते हैं और सटीक जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। यानी जो सुधार की क्षमता होती है वो उसको बढ़ा देती है, क्योंकि जो मीडिया होती है वो गलत और सही चीज़ों को हमारे सामने लाती है, जिससे हम गलत चीज़ों में और जो सटीक चीज़ें होती हैं उनमें दोनों में अंतर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं आलोचनात्मक सोच का विकास। मीडिया साक्षरता आलोचनात्मक सोच को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी का विश्लेषण कर मूल्यांकन कर सकता है। यानी ये मूल्यांकन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सक्रिय नागरिकता। मीडिया साक्षर व्यक्तियों सामाजिक मुद्दों पर जागरूक होती है और समाज में सक्रिय भागीदारी करती है। वह मीडिया के माध्यमों से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। यानी मीडिया जो है वो नागरिकों को जागरूक बनाने का भी और उनकी जो सक्रिय भागीदारी होती है उसको बढ़ाने का भी कार्य करती है और लोग अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं मीडिया के माध्यम से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं प्रभावी संचार। मीडिया साक्षरता व्यक्ति को प्रभावी संचारक बनने में मदद करती है। वह अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों की बातों को भी समझ सकते हैं। यानी ये प्रभावी संचार को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने विचारों और जो दूसरे के विचार होते हैं उनको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीडिया साक्षरता का महत्व। अब मीडिया साक्षरता का क्या महत्व है इसको देख लेते हैं। मीडिया साक्षरता का महत्व आज के समय में और भी बढ़ गया है। कैसे, चलिए देखते हैं। सूचना की प्रचुरता। आज की दुनिया में सूचना की भरमार है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हम हर दिन असीमित जानकारी मिलती है। मीडिया साक्षरता हमें इस सूचना के समुद्र में सही जानकारी खोजने और गलत जानकारी से बचने में मदद करती है। यानी देखिए आज का जो समाज है उसमें सूचना की भरमार है और इतनी सारी सूचनाएं हैं, उन सभी को जानने में ही लोगों को टाइम लगता है, लोगों को वक्त लगता है और आज हम सूचना के समुद्र में गहराई से डूब सकते हैं। यानी इतनी सारी सूचनाएं, और जो हमारी मीडिया है वो हमें सही सूचना और गलत सूचना के बीच में अंतर प्रकट करने में मदद करती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भ्रामक सूचना।
फेक न्यूज़ और गलत जानकारी का प्रसार तेजी से हो रहा है। मीडिया साक्षरता व्यक्ति को इससे बचने और सही जानकारी को पहचानने में सक्षम बनाती है। यानी आज हम देख सकते हैं भ्रामक सूचना यानी फेक न्यूज़ और जो गलत जानकारी होती है वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और जो मीडिया साक्षरता है वो हमें इसी चीज़ से बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं डिजिटल नागरिकता। डिजिटल युग में हर व्यक्ति एक डिजिटल नागरिक है। मीडिया साक्षरता हमें जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने में मदद करती है, जिससे हम ऑनलाइन सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार कर सकें। यानी जो मीडिया साक्षरता है वो हमें ऑनलाइन स्तर पर भी एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने का कार्य करती है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन हैं। आप भी, मैं भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन ऐसी गलतियां ना हो, उनसे बचने के लिए भी हमें मीडिया साक्षरता की आवश्यकता होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी। मीडिया साक्षरता व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक बनाती है और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। यानी ये जो है मीडिया साक्षरता वो हमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय भागीदारी निभाने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीडिया साक्षरता की आवश्यकता। किस तरह से हमें मीडिया साक्षरता की आवश्यकता होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं विविध मीडिया प्लेटफॉर्म। आज के समय में मीडिया के कई प्रकार के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जैसे कि समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया। हर प्लेटफॉर्म की अपनी विशेषताएं और चुनौतियां हैं। मीडिया साक्षरता हमें इन सभी प्लेटफॉर्मों को समझने और उनके सही उपयोग करने में मदद करती है। यानी हम कह सकते हैं आज जो है सूचना के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें हमारा पत्र हो गया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, और सभी की अपनी विशेषता और चुनौतियां हैं, और किस तरह से हमें इसका यूज़ करना चाहिए। जो हमारी मीडिया साक्षरता है वो हमें यही बताती है, ताकि हम गलतियां ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं फेक न्यूज़ का प्रसार। फेक न्यूज़ और गलत जानकारी का प्रसार तेज़ी से हो रहा है। मीडिया साक्षरता व्यक्तियों को उससे बचने और सही जानकारी को पहचानने में सक्षम बनाती है। यानी फेक न्यूज़ से किस तरह से बचा जाए, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें आलोचनात्मक सोच का विकास। मीडिया साक्षरता आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन कर सकता है। यानी जो मीडिया साक्षरता है वो आलोचनात्मक सोच को बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो सूचनाओं को मूल्यांकन कर सकता है। जो सही है उसे सही और जो गलत है उसे गलत ठहरा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक जागरूकता। मीडिया साक्षरता व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक बनाती है और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। यानी जो मीडिया है वो उसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के लिए जागरूक बनाती है, और किस तरह से वो भी समाज में एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है कोई भी व्यक्ति, उसके लिए उसे प्रेरित भी करती है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष किस तरह से लिखा जा सकता है। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मीडिया साक्षरता आज के डिजिटल युग में एक अनिवार्य कौशल है। यह व्यक्ति को मीडिया की जटिलताओं को समझने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और उन पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम प्रदान करती है। यानी जो है मीडिया साक्षरता एक महत्वपूर्ण कौशल बन गया है, जो व्यक्तियों को मीडिया की जो जटिलता है उसको समझने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में सक्षम बनाने का कार्य करती है। मीडिया साक्षरता न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्तियों को बेहतर संचारक, जागरूक नागरिक और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने में मदद मिलती है। इसीलिए हमें डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। और इन सभी कारणों की वजह से हम कह सकते हैं जो डिजिटल मीडिया है या डिजिटल साक्षरता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए। और अब हमें उसे अपने एक जीवन का हिस्सा मान लेना चाहिए और उसे अपना लेना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति डिजिटल रूप में ना फंसे और जो अपनी जागरूकता है और जो अपनी सोच है, विचार हैं, उनको सही लेवल पर लेकर जा सके। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर था वो पूरा डिस्कस हो जाता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और फॉर मोर वीडियोस, मोर कनेक्टिविटी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे ब्लॉगर अकाउंट को भी चेकआउट कर सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, अगर आप चाहते हैं कि आप इन सभी नोट्सों को देखें और सेल्फ स्टडी
स्टडी करें। तो उसके लिए हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ऐसे ही और भी नोट्स मिल जाएंगे जो आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हैं। आई होप आपने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऐप। इसमें आप अपनी डेट शीट, होल टिकट और यहाँ तक कि अपना रिजल्ट भी देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।